हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पीईसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं हम लोग। तो आज केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को हम लोग आज बेसिक में डील करते हुए चलेंगे और कुछ पीवाईक्यू उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपका एग्जाम के लिए कुछ मार्क्स ऑब्टेन हो सके। क्या बस थ्योरी रटते 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 आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में पीवाईक्यू लेके चले आएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है, ठीक है। तो क्यों ना पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं जो जो कि हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ी है। चलिए पहले वो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े थे इससे पहले, क्या पढ़े थे इससे पहले? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी के बारे में। व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है ये पढ़ा था। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी पढ़ा था। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? द रमन इफेक्ट, द रमन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या? क्वांटम ट्यूनलिंग। ओके, ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। ये था हम लोग का पहले से सिलेबस जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो। पहले हम लोग पढ़े थे व्हाट इज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग कि इसमें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक में क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक में ये पढ़े थे कि फोटो और इलेक्ट्रिक मतलब फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़े ही हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक का यह प्रोसेस है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें बनते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सन के प्रेजेंस में होता है या लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रमन इफेक्ट में क्या था? रमन इफेक्ट में ये था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। अब आप बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को कहते हैं, तो हाँ इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, बट ये वीकर मामले में होता है। किससे? जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। इसमें भी लाइट का स्कैटरिंग होता है बट वेवलेंथ के थ्रू होता है। ठीक है, एक हम लोग पढ़े थे क्वांटम ट्यूनलिंग। क्वांटम ट्यूनलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिकल का जो थ्योरी था उस थ्योरी के हिसाब से जो है पार्टिकल्स जो है इसके अगर ये कोई बैरियर है इसके ऊपर से जाएगा, और क्वांटम ट्यूनलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको पेनिट्रेट करते हुए जाएगा अपने फुल फोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉडी समझ चुके थे। उसके बाद हम लोग ये समझ चुके थे, फोटो इलेक्ट्रिक समझ चुके थे, रमन समझ चुके थे, क्वांटम ट्यूनलिंग समझ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हमें पढ़ना है क्या? आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर पढ़ना है हमें प्लैंक्स थ्योरी, फिर पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो आज फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो ये इफेक्ट पढ़ने के लिए आप लोग मेरा इस सेकंड लेक्चर देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना बार बार एक ही चीज को पढ़ के। रिवाइज मैं थोड़ा बहुत करा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मेरा सेकंड लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि उसमें ये और द रमन इफेक्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम कितने पढ़ने हैं? एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 टॉपिक इसमें भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को समझाते हुए बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है तो पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, और बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स थ्रू ट्रैवलिंग थ्रू अ वैक्यूम और मैटर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग थ्रू अ वैक्यूम और मैटर। मतलब वैक्यूम या फिर सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर तो यही होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों से जब ये ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू ट्रैवल करता है। तो इसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे लाइन आया था ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, तो उन्हीं का बना हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? परपेंडिकुलर तो पता होगा आप लोग को, मैथ में भी पढ़े हो। ठीक, ये अपने सोर्स से एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कैरी करता है।
अब इसका जो जो सोर्स होगा, इसका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम करेगा कैरी और एनर्जी मोमेंटम कैरी करेगा। फिर वो फाइनली उस चीज को कहाँ जाके छोड़ देता है, डायरेक्टली उस चीज को एक ऑब्जेक्ट पे जब टकराता है तो उसमें छोड़ देता है। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ये एक टीवी का रिमोट हुआ, क्लियर। एक ये टीवी का रिमोट है, अब इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते होंगे, फिक्स है कि निकलते होंगे, नो डाउट। तभी तो अब अगर हम यहाँ से बैठे बैठे अपना टीवी ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें से जब कोई बटन हम लोग टिपते हैं चैनल चेंज करने के लिए, तो इसमें से रेडिएशन निकलता है, सिग्नल निकलता है, तब तो जाके वो सेटअप बॉक्स पे पड़ता है रेडिएशन, तो हमारा चैनल चेंज होता है। तो इसमें कौन सा वो रेडिएशन होता है, तो वही जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, यही यही जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कैरी करता है, जो कि टीवी के सिग्नल से जाकर टकराएगा। अभी मैंने आपको बताया कि टकराता है तो ये सारा अपना एनर्जी उसको दे देता है ताकि वहाँ वर्क होता है, ठीक है। तो फिर से ब्रीफ में समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है, ठीक, जो कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी मोमेंटम कैरी करता है, जो कि फाइनली ऑब्जेक्ट को जाके वो सारी चीजें दे देता है जब वो उसे को हिट करता है। मतलब वो सिग्नल, उसके सिग्नल को, इस टीवी रिमोट का सिग्नल उसको हिट करेगा तो उसको अपना एनर्जी दे देगा, उससे सिग्नल को चेंज करता है वो, ठीक। और एक चीज और था वहां, और ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। लाइट के स्पीड से ये ट्रेवल करता है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है बताओ, कमेंट में लिखिए आप लोग, लाइट का स्पीड क्या कितना होता है। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो पता होगा ना, ये तो फिक्स है कि पढ़े होगा, नो डाउट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहीं अप्रोक्स होता है इतना, इस हिसाब से ये ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही ट्रेवल करता है लाइट के स्पीड से, क्लियर। चलो अब इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, अब भाई ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चार्ज पार्टिकल ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज होते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही था हमारा। तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में है तो उनमें कोई मोशन नहीं होगा, वो बस मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, क्लियर है। और जब वो क्या बोलते हैं मोमेंटम मोशन में आता है, कांस्टेंट मोशन, मतलब जब उसका मोशन एक फिक्स मोशन होता है कि इसी मोशन पे वो मतलब चल रहा है, वही कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मोशन है, तो उसका, तो उसमें वो दो दो चीज जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, समझे, क्लियर। देखो अब कोई चार्ज पार्टिकल है, वो ट्रेवल कर रहा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तब वो क्या करेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब वो मोशन में आएगा, कांस्टेंट मोशन में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, जो कि साथ में मिलके ही क्या कहलाता है, जो कि साथ में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। ठीक है, देखो मैं अब यहाँ पे आपको एक फिगर बता समझाता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना आप लोग, क्लियर। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, देखो, देखो, ठीक, देखो। अब यहाँ पे जो आप लोग के मैं पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये जो इसमें का अपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, क्लियर। अपर पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सारे लोग जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसको बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। वेव लेंथ को किसी से डिनोट किया जाता है, लेमडा से, ठीक है, लेमडा से। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये क्रेस्ट, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका लो वेव लेंथ, ठीक है। लो वेवलेंथ हो गया, ये जब स्पेस ज्यादा है तो वो लो वेवलेंथ हो गया, तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी भी होगा। ये तो कॉमन सी बात है कि लो वेवलेंथ के साथ साथ, लो वेवलेंथ के साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो वेवलेंथ के साथ साथ क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा, और लो फ्रीक्वेंसी होगा तो नॉर्मल सी बात है कि एनर्जी भी तो कम ही होगा भाई वहां पे, लो एनर्जी। देखो ठीक, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे वेवलेंथ में डिस्टेंस, यहाँ जो है वो जब क्रेस्ट ट्रफ है इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक, लो वेवलेंथ है। और यहाँ पे क्या है, देखो इसमें डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है क्या होगा, स्ट्रांग होगा, होगा स्ट्रांग,
जब ज़्यादा गैप है तो नॉर्मल सी बात है वो लो होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है। अब शॉर्ट वेव लेंथ होगा तो क्या होगा, क्या होगा, लो में अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्ट में हाई फ्रीक्वेंसी होगा ना भाई। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है मैं समझाने के लिए हूँ, बट इसका क्या मतलब, इन चीज़ों को भी तो खुद से ध्यान दो। अब जब शॉर्ट वेवलेंथ में हाई एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी क्या होगा, नॉर्मल सी बात है हाई होगा, ठीक। क्या होगा, हाई एनर्जी। चलो ठीक है, देखो थोड़ा रीडिंग करो एक बार। ये एक वेव है, ठीक है, इसमें वेवलेंथ में डिस्टेंस है पहले, फिर उसके बाद डिस्टेंस नहीं है। तो जब वेवलेंथ में डिस्टेंस हो तो वहाँ पे पावर कम कम पावर हो गई। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब ज़्यादा गैप होता है तो पावर कम जाता है, और जब गैप कम जाता है तो पावर वहाँ पे मजबूत हो जाता है। तो पावर कम है तो लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ है तो लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है तो लो एनर्जी है। और शॉर्ट वेवलेंथ है जब यहाँ पे तो मजबूत होगा, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। जब शॉर्ट वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, तो वहाँ पे मजबूती होगा ही, तो मजबूती होगा तो हाई, मजबूती होगा तो भाई भाई हाई फ्रीक्वेंसी होगा और हाई एनर्जी होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक समझे इतना। हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक आएगा जो कि मैं आपको सही से समझाऊंगा, वो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझिए इसको अब, समझे, इसको समझिए। पॉज करो ना यार तुम। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में भी क्या क्या नेचर है ये समझना है यहाँ पे। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में भी दो नेचर होते हैं, एक होते हैं आपके पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर वेव नेचर क्या होता है ये समझोगे। वेव नेचर होता है कि मतलब तरंग के से वे में चलेगा तो वेव नेचर होगा, पार्टिकल किसी चीज से थॉरोली चलेगा तो वो पार्टिकल नेचर होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको भी हम लोग आपको नॉर्मल वे में नहीं समझाएंगे, थोड़ा सही से समझाएंगे कि भाई जब एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर का क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो भैया बड़ा पछताओगे बाद में, ठीक है। चलो आओ समझते हैं क्या है यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो पहले, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, पार्टिकल्स हैव मास एंड स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेस। मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स के पास मास होता है और स्पेसिफिक पोजीशन होता है स्पेस में। मतलब स्पेस में जो है पार्टिकल्स का तो एक वेट होता है ना, उसमें कोई मास होता है ना, तो वही मास और स्पेसिफिक पोजीशन होता है, ठीक है। और इसी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है। बार बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड लेक्चर में था, पहले भी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इसके बारे में पढ़ना होगा, ये यहाँ भी आ रहा है, थर्ड लेक्चर में भी आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। तो पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सपोर्टेड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक अभी आपका यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो सही है, और इसको क्या प्रूफ करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है, जो कि सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं, थोड़ा समझाता हूँ, चलो। It is the phenomenon in which electrons are ejected from metal surfaces exposed to the light energy of suitable frequency। आया समझ में, देखो क्लियर वे में समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी चीज को हिट करता है, जैसे कि कोई लाइट के प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट को वो हिट करता है, उसी में जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उत्सर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। तो पार्टिकल नेचर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ ही गया होगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया है। चलिए इसके बाद इसका वेब नेचर था, वेब नेचर भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। भैया समय कम है, एग्जाम भी आप लोग का आने वाला है, पीवाईक्यू भी कराना है, कैसे होगा, होगा होगा सब होगा। वेब नेचर समझे, चलिए। वेब तो तरंग होता है, तो वेब इलेक्ट्रॉन्स वेब नेचर कैसे वो करता है, ड्यूअल नेचर में एक वेब नेचर कैसे वो समझते हैं, ठीक। 1924 में एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, लुइस डी ब्रोजिल। लुइस डी ब्रोगिल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यह बताया था, यह सजेस्ट किया था हमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो नेचर के होते हैं, मतलब डबल नेचर कंटेन करते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो मैंने पार्टिकल नेचर भी आपको बताया था, देखिए
वही चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है कि भैया in 1924 a French scientist Louis de Broglie suggested that an electron shows dual nature, that in an electron has both wave nature and particle nature. अभी मैंने आपको particle nature पढ़ा दिया. The electrons, the energy an electron hold can be deposited at a point, thus it behaves a particle. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है, ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि इसमें जो एनर्जी है वो किसी सिग्नल से टकराएगा तो उसको अपना एनर्जी जब ये दे देगा जो ये कैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस हिसाब से क्या हुआ, पार्टिकल नेचर का हुआ ना, कि अपना सारा चीज किसी और चीज में डिपॉजिट कर दे रहा, अपना सारा एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट में डिपॉजिट कर दे रहा, तो नॉर्मल सी बात है कि वो पार्टिकल नेचर का है ना। तो पार्टिकल नेचर तो मैंने समझा दिया, अब वेव नेचर क्या होता है, तो पार्टिकल नेचर क्लियर। वेव नेचर देखो, ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपेगेट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दस इट बिहेव्स अ वेव। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरे जगह जब ऊर्जा को लेके जा रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक, प्रोपेगेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, वेव में ही ऐसे ऐसे करके वो एनर्जी प्रोपेगेट करता है, ठीक। अब वेव में ही ना ऐसे 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 करके एनर्जी प्रोपेगेट करता है वो, ठीक है। देखो अब कोई एनर्जी यहाँ पे एक एनर्जी कैरी कर रहा है ये, ठीक, एनर्जी, अब ये एनर्जी ऐसे 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 करके कहीं जा रहा है तो वो वेव नेचर का ही होगा। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में तो आ गया कि पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, क्लियर है यहाँ तक। देखो अब यहाँ पे एक इसका एक्सपेरिमेंट भी था, अब थॉरोली मैं आपको समझा दिया, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट भी रहा होगा ना इसका जो कि समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप बोलोगे भाई अपने मन से बोल दोगे मैं थोड़ी मान लूंगा। देखो तो क्या था, एक था डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था जो कि 1923 से 1927 तक चला था, मतलब 4 सालों में ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया था, जो कि क्लिंटन डेविंसन और लेस्टर जर्मर कंडक्ट किए थे। देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कब जो है डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को लाया गया था, कब इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट आया था, तो 1923 से 1927 तक। और कौन कौन लाया थे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि भाई वो दो साइंटिस्ट कौन थे, तो क्लिंटन डेविंसन और लेस्टर जर्मर थे, जो कि एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल मेटल से स्कैटर्ड करते थे, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन्स दैट वर स्कैटर्ड बाय निकल मेटल क्रिस्टल शोड ए डिफ्रेक्शन पैटर्न, दिस कंफर्म डी ब्रोजाइल्स हाइपोथेसिस ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और यही जो एक्सपेरिमेंट था, यही एक्सपेरिमेंट जो है जो डी ब्रोजाइल का ड्यूअल नेचर था उसमें से वेव नेचर को ये प्रूव करता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर समझ गए थे, अब यहाँ पे वेव नेचर भी प्रूव कर दिया ही, ये डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि क्लिंटन डेविंसन और लेस्टर जर्मर ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको, चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फिगर के तरफ। तो ड्यूअल नेचर ऑफ फिगर का जो था वो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रोपेगेट करेगा, जब ये प्रोपेगेट करेगा तो ये वेव नेचर का होगा, और जब ये एनर्जी कैरी करते हुए यहाँ से एनर्जी कैरी करते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये डिपॉजिट कर दिया एनर्जी को, जब ये डिपॉजिट कर दिया एनर्जी को यहाँ पे, तो ये नॉर्मल सी बात है कि पार्टिकल नेचर का हो गया, ठीक है। और जब ये वेव नेचर में किसी प्रोपेगेट कर रहा है एनर्जी को यहाँ से यहाँ लेके जब ये आ रहा है, देखो मान लो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, तो ये तो यहाँ सिंपली यहाँ से ले जाकर यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको प्रोपेगेट करते हुए चल रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ला रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि वेव में ही ऐसा होता है, और वेव में वेवलेंथ होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, तो ऊपर वाला क्रेस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट था आपका क्या, प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी क्या था, प्लैंक्स थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक साहब ने दिया था वो थ्योरी। मैक्स प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दिया था कि जो रेज जो है वो सन से जो डायरेक्ट रेज आते हैं जो कि फोटोन्स होते हैं, ठीक, सन से जो रेज आते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, ये मैक्स प्लैंक साहब ने हमें कहा था, क्लियर। देखिए तो इसका हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे समझते हैं क्या था। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली। तो इस थ्योरी के हिसाब से अलग अलग एटम और अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको अलग अलग क्वांटिटीज में जो है उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब जो एटम या मॉलिक्यूल है वो अपने हिसाब से अलग अलग हिसाब से अपने क्वांटिटी जो उनका उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसको अपने ही हिसाब से जिनका उतना क्षमता है उस हिसाब से उसको वो क्या करते हैं, इमिट कर देते हैं, मतलब उसको वो फिर से उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक।
और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो उनका जो है कुछ वेवलेंथ होता होगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसमें नॉर्मल सी बात है कि वेवलेंथ होगा ही होगा, नो डाउट। तो ये जो है जब प्लैंक थ्योरी जो आया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स मैक्स प्लैंक्स ने दिया था वो, तो उसमें ये बताया गया था कि सन से जो रेज आ रही हैं उनके उनके पास छोटे छोटे एनर्जीज होते हैं, उन छोटे छोटे एनर्जीज के बैंडल होते हैं। अब एनर्जी जो है एक बार मतलब एक जगह पे ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हो गया, एक जगह थोड़ा कम होगा। छोटे छोटे बंडल्स होते हैं एनर्जी के, जिनको कि हम लोग फोटोन या क्वांटम कहते हैं, क्वांटा। मैंने पहले ही आपको यही बता दिया था कि मैक्स प्लैंक साहब ने बताया था कि जो रेज आते हैं सन से वो वेव नेचर के होते हैं, जिनको हम लोग फोटोन्स कहते हैं। वही चीज बताया था उन्होंने कि उसको क्वांटा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड लेक्चर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। चलो मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे भी समझा ही देता हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, सिंपली आप इसको डिफिनीशन अगर आपको लिखना हो तो लिखो कि इमिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्लियर? चलो नेक्स्ट बताते हैं हम क्या होता है इसमें। अब ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है? कब? जब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रेजेंस में और लाइट के भी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में बॉडी को हीट करता है ये। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब नॉर्मल सी बात है, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, उत्सर्जन होगा, उसी को तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, और उसी प्रोसेस को, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू लाइट के प्रेजेंस में, जो कि कब होता था, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता था। मान लो इस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में या सन के प्रेजेंस में, तो उसी उसी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और जो ये सारा प्रोसेस होगा इसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इनका कहना है कि सब चीज सर्टेन नहीं होता, सब चीज फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है कि बोहर्स प्रिंसिपल जो था वो बताता था हमें कि एवरीथिंग इज फिक्स। मतलब बोहर साहब का कहना ये था कि हर कुछ फिक्स होता है। मतलब जैसे कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने पाथ पे फिक्स, एक फिक्स जगह पे फिक्स स्पीड में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका न्यूक्लियस के एक फिक्स डिस्टेंस वो सब बताता। तो उस हिसाब से तो हम इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते थे ना। अगर उनके थ्योरी पे हम लोग चले कि सब कुछ फिक्स है तो हम उसको देख सकते थे। देखो, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर बताया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अगर हमारे गली से एक फिक्स टाइम पे, ठीक, फिक्स टाइम पे फिक्स स्पीड में, जैसे उनका गाड़ी अगर कल सुबह 8 बजे जाने वाला, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने वाला, ठीक, वो फिक्स है, तो हम लोग तो उनको क्लियरली उस टाइम पे खड़े होकर देख सकते हैं ना। लेकिन क्या अगर वो नहीं आए, हो सकता है उनका तबियत खराब हो गया, कोई पर्सनल रीजन हो तो वो नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होता है कि भाई कोई चीज सर्टेन नहीं होता है। तो यही हिसेनबर्ग साहब का कहना था कि भाई अगर ऐसा है बोहर प्रिंसिपल के हिसाब से कि सब कुछ फिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को देखा जा सकता है, तो वो अनसर्टेन ही हुआ ना। अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि क्या हो अगर हम नहीं, वो नहीं आए, तो अनसर्टिनिटी तो है ना, सुनिश्चित तो कुछ है नहीं। तो वही था हिसेनबर्ग साहब का प्रिंसिपल कि अनसर्टेनिटी होता है, हर एक चीज में अनसर्टेनिटी होता है। तो वो प्रिंसिपल जो है वर्नर हिसेनबर्ग के द्वारा दिया गया था 1927 में। ये एक नोट करने वाली बात है जो कि आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि वर्नर हु फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हिसेनबर्ग, और कब फाउंड किया गया था इसको। तो आप क्लियरली ये चीज याद रखो कि वर्नर हिसेनबर्ग फाउंडेड दिस प्रिंसिपल इन 1927। क्लियर? चलो, अब ये क्या बताता है ये समझो। इट स्टेट्स that it is impossible to measure or calculate exactly both the position and the momentum of an object। देखो, अब मैंने अभी ये पढ़ने से पहले ही आपको बता दिया था कि कोई चीज फिक्स होता नहीं है। अगर फिक्स होता तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया वो चीज हो सकता था ना वैसे। तो यही बताता है कि ये चीज क्लियरली इम्पॉसिबल है, बोथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका मोमेंटम जानना। क्योंकि कभी भी वो किसी मोमेंटम से फिक्स वेलोसिटी तो हो नहीं सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फिक्स वेलोसिटी हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक, अब ये क्या था, देखो ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल जो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता था।
वेव और पार्टिकल दोनों नेचर था इलेक्ट्रॉन्स का, वो मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसी पे ये डिपेंड करता था। मैटर क्या, सॉलिड लिक्विड गैस का जो मतलब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी था, उसी पे ये डिपेंड करता था। और उन्होंने ही यह बताया था कि आइडिया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का तरीका भी इन्होंने ही बताया था। मतलब बोहर साहब का थ्योरी जो था सर्टेनिटी का कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वो इन्होंने उसको आगे चेंज किया कि नहीं भाई ऐसा होता नहीं है। तो इनका नया थ्योरी उसके बाद आया था कि हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि 1927 में वर्नर हिसेनबर्ग के द्वारा फाउंडेड था। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।